सुर्खियों में। श्रोताओं नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व पर चर्चा। स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक आयोजित हो रहे विश्व आर्थिक मंच के इस संगम में दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाएं इस बार भी शामिल हुई हैं और भारत भी अपने एक विशेष प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल हुआ है, जिसमें उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोगों से लेकर केंद्रीय मंत्री और भारत के कुछ राज्यों ने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई है। और भारत विश्व आर्थिक मंच की इस बैठक में जहां एक तरफ विश्व में अपनी सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है, वहीं किस तरह से भारत दुनिया भर में निवेश का एक भरोसेमंद डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, इस बात को भी पुख्ता तरीके से इस आर्थिक विश्व मंच की बैठक में भारत रख रहा है। और भी तमाम तरह से अपनी उपलब्धियों के जरिए भारत अपने पक्ष को इस विश्व आर्थिक मंच की बैठक में रख रहा है। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक दिलीप चुनाय कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत कमल जी। दिलीप जी, सबसे पहले तो हम चर्चा की शुरुआत इससे ही करेंगे कि विश्व आर्थिक मंच की इस बार की ये बैठक भारत के प्रतिनिधित्व के लिहाज से किस तरह से अहम है, और जो भारत ने अपना एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजा है जिसकी अभी हमने चर्चा की, वो कितना प्रभावी तरीके से भारत की मजबूत आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने इस बार रख रहा है। कमल जी, जैसे आपने कहा कि 9 स्टेट्स गए हैं और जो यूनियन मिनिस्टर्स गए हैं वहां पे और जो सीईओज गए हैं, अलग अलग फोरम्स थे जिसमें भारत ने एक तरीके से काम किया था या अपने जो अपॉर्चुनिटीज है उनको प्रेजेंट किया था। जो मिनिस्टर्स थे जैसे अश्विनी वैष्णव ने अपने एक सेशन में बोला कि जो सर्टेनिटी है ग्रोथ में, कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, और वो भाग ले रहे थे वुड इंडिया बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो उनका ये कहना था कि हम बनने के ऊपर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सवाल ये उठता है कि हम कब बनेंगे। दूसरा, उन्होंने एक एआई के ऊपर एक काफी विस्तार से जो इंडिया में जो 5 लेयर्स हैं, ये जो कंप्यूट, डेटा, मॉडल्स और एप्लीकेशंस और टैलेंट, उसके बारे में विस्तार में बात किया था और कह रहा था इंडिया एक ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ एआई ड्रिवन सर्विसेज हो सकता है। प्रहलाद जोशी जी जब वहां पे थे तो उन्होंने एनर्जी ट्रांजिशन पे बात की थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मुख्यमंत्री वहां गए थे उन्होंने भी एक तरीके से इंडिया पवेलियन में मिलजुल कर किया था, और जो महाराष्ट्र का इनोवेशन सिटी का साइड इवेंट हुआ था, आंध्र प्रदेश का ग्रीन हाइड्रोजन समिट का साइड इवेंट हुआ था, उत्तर प्रदेश का बायो एनर्जी डायलॉग पे साइड इवेंट हुआ था, और तेलंगाना का ब्यूटी टेक एंड लाइफ साइंसेज का उदाहरण हुआ था। तो सब जो स्टेट्स थे वो अपने स्टेट्स का भी विचार कर रहे थे, लेकिन इस टाइम एक बहुत खास बात सामने आई। सब स्टेट्स ने कहा था कि भाई निवेश के लिए भारत में एक नेशनल सिंगल पोर्टल है, उसके द्वारा ये सब ट्रांसपेरेंट आपको सब कुछ दिखाई देगा, आप उसके जरिए आइएगा। और साथ ही में पीडब्ल्यूसी ने अपना जो सीईओज जो रिपोर्ट 2026 को जो एक तरीके से अनवील किया था, उसमें जो सीईओ से एक सवाल पूछा गया था, आप अगर इन्वेस्ट करेंगे अपने देश के बाहर तो आप किस देश में इन्वेस्ट करेंगे? तो सबसे पहला देश जो आया था तो यूएस आया था, लेकिन 13% पे 3 देश थी, एक जर्मनी था, एक भारत था और यूके। और पिछले साल जब ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, इंडिया का खाली 7% था। तो अगर आप 7% ऑफ सीईओज पिछले साल अगर देख रहे थे तो 13% सीईओज इस साल भारत में इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे थे। और खास तौर में जो स्टेबिलिटी है, जो रिफॉर्म्स है, उसको देख करके सारा विश्व भी भारत की ओर देख रहा था कि हम इससे ट्रेड नेगोशिएशंस करें, ट्रेड डील्स करें। एक और हम जो बात करते हैं यूएस इंडिया की जो डायलॉग चल रहा है, और डावोस में जो ईयू के उन्होंने कहा कि हम मोस्ट लाइकली अगले 2 या 3 दिन में ये बायलैटरल डील साइन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कल डावोस में अपने संबोधन में कहा कि किस तरह से भारत एक तकनीकी सक्षम देश के रूप में उभर रहा है, और खासतौर पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत की बढ़ती क्षमता का भी जिक्र किया और किस तरह से भारत एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है उसके बारे में कहा। तो आइए आपको हम सुनवाते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। There are 5 layers in the AI architecture: the application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world, understand the business of enterprise, understand the working of that enterprise, and provide that service using AI applications.
that's going to be the biggest factor of success or successful deployment of AI, because that's where ROI comes from. We decided to create a public-private partnership in which the common compute facility is enabled by the government and subsidized by the government, so that entire population, all the students, researchers, startups, they all get access to it. And the cost is practically 1/3 of the cost in most other countries. So that's a very systematic way we are moving. केंद्रीय मंत्री के वक्तव्य का एक लबोलबाब देखें तो खासतौर पर जो भारत का एआई और तकनीक के क्षेत्र में एक भविष्य हमें अब दिख रहा है, जिसमें एक भारत का स्किलफुल और ट्रेंड युवा जहां एक तरफ दिखेगा, वहीं भारत एक कॉस्ट इफेक्टिव एआई तकनीक, या जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने जिक्र भी किया कि जो कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी है उसको कॉस्ट इफेक्टिव और डेमोक्रेटिक तरीके से भारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भारत में आम युवा के लिए रख रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं, ऐसे में जब एक आर्थिक मंच पर इस तरह की बात रखी जाती है तो दुनिया इसको किस नजरिए से देखती है, और कैसे जो निवेशक हैं या जो डिजिटल वर्ल्ड के जो टेक इंडस्ट्रीज हैं वो भारत को किस नजरिए से देखता है? कमल जी, इसमें 3 चीजें हैं। मंत्री वैष्णव जी ने एक बहुत खास बात कही थी कि ये इंडिया जो है चीन और यूएस के बिहाइंड नहीं है एआई में। ये इंडिया एक लीडिंग ग्रुप एआई डेवलपमेंट में है और अपना खुद का स्ट्रैटेजी है। तो उसका जो स्ट्रैटेजी का उन्हें विस्तार किया था, लो कॉस्ट कंप्यूटिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, और पहले जब आईटी आगे उभर के आया था तो इंडियन कंपनीज जो थे सर्विस डिलीवरी कंपनीज हो गए थे। बड़े नाम जो टीसीएस है, विप्रो है, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गए थे। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि एआई में इंडिया एक सर्विस कंट्री हो सकता है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है और जो टैलेंट हमारे पास है उसके हम फर्दर डेवलप करेंगे और दुनिया में हम एआई टैलेंट पूल बनेंगे। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कहा था और जो चिप्स के बारे में है, क्योंकि हमें चिप्स भी चाहिए थे, और खासतौर में अगर आप देखें तो 1.5 साल पहले तो इंडिया में कोई चिप्स का कोई मैन्युफैक्चरिंग था ही नहीं। प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था अपने स्पीच में, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करीब 1.5 लाख करोड़ या $18 बिलियन हैज बीन कमिटेड हियर। तो इंडिया एक बड़ा चिप्स का भी प्रोड्यूसर होगा, और अपना जो उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो बोला था जीपीओ डेवलप करने के लिए, और प्रधानमंत्री ने हाल ही कहा था कि एआई में हमें अपने खुद के मॉडल्स चाहिए, हमें मॉडल्स इंडिया में डेवलप करने चाहिए और इंडियन जीपीओ सिस्टम्स में डेवलप करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आज सारे देश इंडिया को इस तरीके से देख रहे हैं। और उसका एक उदाहरण है कि ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो इंडिया में है, पहले वो खाली बैक एंड वर्क करते थे, आज वो फ्रंट एंड, हाई R&D और दूसरे काम कर रहे हैं जो उनके विश्व में जो कंपनीज जो यहाँ पे जीसीसीज कर रहे हैं उनके फायदे में होगा। और एआई एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो या आप लोकल टैलेंट देखें या इंडिया में फॉरेन कंपनीज बैठ करके इंडियन टैलेंट को यूज करके एआई प्रोजेक्ट्स डेवलप करें, यह आत्मनिर्भरता इस एआई सिस्टम में एक बहुत बड़ा कदम है। तो भारत जिस तरह से अपनी जो औद्योगिक क्षमता है उसमें अब सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि अब एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाने वाला एक देश बनकर उभर रहा है, और बड़े स्टार्टअप्स, डीप टेक इनोवेटर्स भारत में अब सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में भारत अपनी किस तरह से डिजिटल क्षमता के जरिए आगे आने वाले समय में लीड ले सकता है, क्योंकि हम जब इनोवेशन के मामले में लीड की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, तो उसमें हम भारत की इस बढ़ती हुई क्षमता से एक उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, इसमें जो डीप टेक हो या आईटी स्पेस तो एक जो इंडिया में और ये विश्व भर में और डेवॉस में भी इसकी काफी चर्चा हुई थी कि जो हमारा डिजिटल स्टैक है, जो यूपीआई, आधार, बल्कि वो आज भी बहुत विश्व भर में बहुत देशों के लिए एक मिसाल है, और वो भारत का ये डिजिटल स्टैक एक तरीके से उसको रेप्लिकेट करना चाहिए, और काफी बायलैटरल उसके एंगेजमेंट्स हुए थे। दूसरा, अगर आप देखें, मैंने अभी जिक्र किया था ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, पिछले साल में 27% के दौर से ये बढ़ रहा है, और कई स्टडीज का ये कहना है कि अगले 4 या 5 साल में 20,000 से अधिक जो टॉप लीडरशिप रोल्स हैं वो विश्व में से शिफ्ट करके भारत में आ जाएंगे। मैं आपको जीसीसी का उदाहरण दे रहा हूँ। तीसरा, अगर आप देखें, चिप्स की बात की थी, जो मंत्री जी ने बात की थी, हमारे पास
3 लाख चिप डिजाइनर्स इंडिया में हैं और ये फैक्ट्री लेवल ऑपरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपको ले जाऊं Web3 और ब्लॉकचेन में, वहां पे भी पिछले साल भारत से करीब 17 लाख लोगों ने एक गिट हब ज्वाइन किया था और वे करीब 28% हायर था पिछले साल से। और विश्व में आज टैलेंट के मुकाबले इंडिया नंबर 2 पोजीशन पे है यूएसए के पीछे। और अगर इस साल भी वैसे ही एडिशन हो जाएगा तो अगले साल हम नंबर 1 हो जाएंगे ब्लॉकचेन और Web3 टेक्नोलॉजी में इंडिया में। और विश्व भर में देखिए काफी जो फाउंडर्स हैं डीप टेक के और ज्यादा जो सीईओज हैं डीप टेक के वो भारत से ही हैं। तो अलग अलग स्तर पे हमारा जो टेक्नोलॉजी का एक तरीके से और आईटी, एआई, ब्लॉकचेन, Web3 अगर आप देखें तो उसमें विश्व भर में हमें लीडरशिप है। और जैसे मंत्री ने कहा था कि हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, अपनी टैलेंट है और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक तरीके से ध्यान देंगे। और दूसरा जहाँ पे कमियां हैं वहां पे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब एक तरफ दुनिया औसत जो विकास दर है वो 2.5 से 3% की दर से हासिल कर रही है, दूसरी तरफ भारत 7 से 8% के आसपास अपनी जीडीपी को बरकरार रखता है ऐसे दौर में, जबकि अनिश्चितताएं हैं कई पूरी दुनिया भर में, तो ऐसे में भारत की क्षमता को दुनिया किस तरह से देखती है? जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि अभी जनवरी के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते का एक पूरा संस्करण पूरा होने वाला है और उसी तरह से आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक सकारात्मक टिप्पणी दावोस में की है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर। कैसे दुनिया भारत में अपने लिए निवेश और अपने लिए आर्थिक संभावनाओं को देख रही है? दो पहलू सामने आते हैं। 19 जनवरी को आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का जो ग्रोथ का एक स्तर होगा वो 7.3% होगा। वो 0.7% उन्होंने अपने प्रीवियस एस्टिमेट से बढ़ाया था। 3 कारण बोले थे। एक, उन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो पिछले फ्रंट लोड कर रही है और भारत में विस्तार से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, वो एक बहुत ही इसको एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा उन्होंने कहा था, और ये जो उन्होंने काफी आश्चर्यजनक था काफी लोगों के लिए, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया में जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो बहुत बढ़ गया है। और तीसरा उन्होंने एक तरीके से कहा था कि लोकल कंजम्पशन बढ़ गया है। और अगर आप देखें तो जब जीएसटी दर कम किए गए थे उस टाइम से आज तक कंजम्पशन एक तरीके से बूम हो रहा है। तो ये 3 कारण जो आईएमएफ ने कहा था ये इंडिया को ग्रोथ को प्रपल कर रहे थे। और जो उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स है और वो विश्व स्तर में एक तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जहां पहले भारत इंपोर्टर होता था आज वो बड़ा एक्सपोर्टर हो रहा है। तो इसको देख करके और फिर उन्होंने कहा कि, और जैसे अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि भारत में सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ है। उन्होंने इस साल के लिए तो कहा था 7.3 और अगले 2 साल के लिए उन्हें 6.4 और 6.4% जीडीपी ग्रोथ कहा था। और इसलिए रिफॉर्म्स अगर आप देखें तो जो WEF का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डेवोस में कहा था कि उनको ये काफी आश्चर्यता हुई थी कि भारत ने पिछले कई महीनों में बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए थे, जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स किए थे, लेबर कोड रिफॉर्म किए थे अलग अलग, और ये पहले उन्होंने ये स्पीड और स्केल पे रिफॉर्म नहीं देखा है। तो ये जो सब लोगों से स्टेटमेंट्स आया था और हमने पहले भी बात की थी कि जो PwC के जो रिपोर्ट है उसमें भी इंडिया में कॉन्फिडेंस जिताया गया था। स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन के 3 तरह से ये बहुत बड़े जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं, दोनों मैन्युफैक्चरिंग के लिए और मार्केट के लिए। बिल्कुल। और विश्व आर्थिक मंच जैसी बैठकें निश्चित तौर पर एक प्रतिनिधित्व के तौर पर ये प्रदर्शन करने का मौका देती हैं कि कैसे भारत अपनी तकनीक से और अपनी क्षमता से दुनिया भर में एक प्रभावशाली देश के तौर पर उभरा है और आगे आने वाले समय में एक नेतृत्वकारी भूमिका आर्थिक तौर पर भारत निभा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप चुनौत जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने विश्व आर्थिक मंच भारत की बढ़ती हुई आर्थिक क्षमता पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में